पिछले वाले में आवाज़ कट गई थी, इसमें चेक कर लो फिर से। देखो लास्ट पॉइंट था, एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। समझाया था कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाता है, कम, जब ऐसे ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइमेट। इससे होता क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगते हो तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर अगर कम होगा तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगा, क्योंकि सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, और सांस लेने में अगर दिक्कत होगी तो फिर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करेगी, सिम्टम्स जो होंगे वो अनकॉन्शियस होने लगोगे। तो पर्टिकुलरली इसी बीमारी को हम बोलते हैं एनॉक्सिया, जो कि जनरली क्लाइंबर्स में पाई जाती है। तो 3 बीमारी थी आपके पास, एक था क्या, एनॉक्सिया हो गया, एक हो गया बेंड्स और एक हो गया एडमा। 3 बीमारी है, तीनों में क्लियर किए रखना, ठीक है। एनॉक्सिया हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे जब आपके बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है और एज अ रिजल्ट सिम्टम क्या होता है कि आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, सोच समझ नहीं पाओगे। ये पहला सिम्टम हो गया इसके लिए। एडमा में क्या होता है कि बेसिकली एक्सेसिव सॉल्ट जब आप इनटेक करते हो तो आपका सेल और टिश्यू क्या हो जाता है, फूल जाता है, पफीनेस आ जाती है, उसको बोलते हैं एडमा। और दूसरा क्या था, बेंड क्या था, जब स्कूबा डाइवर जो होते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, वो डायरेक्टली नीचे से ऊपर चले आते हैं तो उनके ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं। नाइट्रोजन के बबल्स बनने के कारण उनके ब्लड में क्या आ जाता है, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है, और ऑब्स्टेकल क्रिएट होने की वजह से वो बहुत पेनफुल और डेंजरस होता है। तो मेडिकल भाषा में उसी बबल्स का, नाइट्रोजन बबल्स का आपके ब्लड में बनने को ही क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। 3 बीमारी है, तीनों क्लियर रखना, ठीक। हाँ, एक टॉपिक और था जो बाई चांस मिस हो गया, बट कल एनसीईआरटी रीड कर रहे थे तो देखे, ये खोलो जरा, तो यहाँ ये वाला ग्राफ बना है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का जहाँ ग्राफ बना है उसके नीचे एक पॉइंट और एक्सप्लेन किया है, डेट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। वो छूट गया था, ठीक है, समझ लो ऐसे। सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझो पहले, ये नहीं समझाया है। जब आप कुछ लिक्विड्स को मिक्स करते हो आपस में तो वो एजियोट्रॉप बनाते हैं। एजियोट्रॉप का मतलब होता है ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिनके लिक्विड फेज का कंपोजिशन और जिनके वेपर फेज का कंपोजिशन दोनों क्या रहता है, सेम रहता है, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी फिक्स्ड होता है। ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सेम कंपोजिशन होता है उसके लिक्विड में भी और वेपर में भी, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर या एजियोट्रॉप सॉल्यूशन। समझ आया? इन सच केसेस इज इट नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पूछा जाएगा एजियोट्रॉप को आप किस मेथड से अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। 2 तरीके के होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट। अब ये याद कर लो कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसका एजियोट्रॉप बॉइलिंग क्या रहेगा, मिनिमम, और जो नेगेटिव शो करेगा राउल्ट्स लॉ से उसका एजियोट्रॉप या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। प्लस इसका एग्जांपल भी देख लो, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक, एग्जांपल दिया है एथेनॉल वाटर का मिक्सचर, याद कर लो आंसर। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अ सॉल्यूशन containing approximately 95% volume of ethanol. Once this composition known as azeotrope composition has been achieved, the liquid and vapor phase has the same composition and no further separation occur. एक बार एथेनॉल और वाटर आपस में आपने मिक्स कर दिया और 95% तक वॉल्यूम अगर आपने एथेनॉल का रखा है तो इनके लिक्विड का फेज और इनके वेपर का फेज दोनों में जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा, और उस कंडीशन पे इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक। The solution that show large deviation from Raoult's law have for maximum, तो जो मिनिमम, जो पॉजिटिव है वो मिनिमम दे रहा है, जो नेगेटिव है वो मैक्सिमम दे रहा है। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एग्जांपल ऑफ, तो एग्जांपल ही ज़्यादातर आप याद रखिएगा।
This azeotrope approximately composition 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर बाय मास एंड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 393। डाटा है, डाटा याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं क्लियर कट करेगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, चैप्टर फिनिश। अब क्या है, बोर्ड के पेपर में जो लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए हैं और कितने क्वेश्चन सॉल्यूशन से आए हैं, और वो सॉल्यूशन के क्वेश्चन कैसे हैं एक बार चेक कर लो। तो आगे सेक्शंस में नहीं दिया है, डायरेक्ट उसने पीछे ही उठाया है, पीछे से। अब ये देखो, ये तुमसे कहे हैं, कहाँ गया, हाँ, ये केस बेस्ड स्टडी के रूप में है। पिछले साल ये था सेट नंबर 2, सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान से देखो, सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन पूछे हैं, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, पढ़ाया गया है। ठीक ठीक, क्या होता था, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर लगाओगे तो जो ऑस्मोसिस का प्रेशर है, ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन था वो क्या हो जाता था, रिवर्स हो जाएगा, उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते थे। ठीक, 2 नंबर देंगे लेकिन ये 1 नंबर का है। उसी में और पूछे हैं, नेम 1 सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, बता दो तो जान जाए। लेक्चर से पढ़ाया था, सेलुलोज एसीटेट, एनसीईआरटी ने खुद कोट किया था, और मैं एनसीईआरटी रीडिंग करते समय कहा था अंडरलाइन कर लेना, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस समझाया है वहीं उसने यूज़ किया है। वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन ऑफ फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट प्लेस्ड ओवर ए सुटेबल सपोर्ट। सेलुलोज एसीटेट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इम्प्योरिटीज। वाटर के लिए परमिएबल है, और वाटर कैसा होता है, सॉल्वेंट, लेकिन इम्प्योरिटीज के लिए वो इम्परमिएबल है, और इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, सॉल्यूट। तो सेमी परमिएबल वाला काम किया कि नहीं किया, और ये मेम्ब्रेन किस प्रोसेस में यूज़ की जा रही है, वही वो पूछा है। नेम 1 सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। आया समझ में। दूसरा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन 0.5% NaCl सोल्यूशन। एग्जैक्ट डाटा ही मैंने यही समझाया था, यही डाटा ही लिया था मैंने, कि याद हो तो मैंने कहा था कि अगर 0.9% मास बाई वॉल्यूम का NaCl का सोल्यूशन होता था तो वो सोल्यूशन कैसा कहलाता था, आइसोटोनिक। अगर लेस देन हुआ इससे तो मैंने एग्जाम्पल ही 0.5, देखो मुझे नहीं पता था लेकिन मैंने एग्जाम्पल अपने मन से 0.5% लिया था, वही क्वेश्चन बोर्ड में, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन घुमाया क्वेश्चन बोर्ड में। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके आरबीसी को 0.5% वाले NaCl सोल्यूशन में रख दोगे तो क्या होगा, सेल स्वेल होगा कि सेल श्रिंक होगा, सेल स्वेल हो जाएगा। मतलब कि वो सेल स्वेल हो जाएगा, और कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, हीमोलिसिस। और अगर श्रिंक होता है तो क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस या क्रिनेशन। ये भी लेक्चर में पढ़ाया है, लेक्चर मिल जाएगा, बोर्ड का क्वेश्चन था। ठीक, दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी देखो, दूसरा पूछा है कि इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इन 1 मोलर KCl सोल्यूशन और 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन। अब ध्यान से समझो, ये देखो, इधर देखो, 1 मोलर KCl सोल्यूशन, और आपसे कहा है 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो π1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो π2। पूछ रहा है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इन 1 मोलर KCl और 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन। जस्टिफाई योर आंसर, किसका ज्यादा होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अरे सिंपल सा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो KCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कि इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूट जाएगा किसमें, K+। नंबर ऑफ, पहले बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं,
1 आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर गया। जरा यूरिया चेक करो, यूरिया कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट की नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो डिसोसिएट नहीं होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। तो डिसोसिएशन से पहले कितने पार्टिकल हैं, डिसोसिएशन के बाद भी कितने रहेंगे, तो टूटेगा ही नहीं वो। तो डिसोसिएशन और पहले और बाद में पार्टिकल कितने हैं, लेकिन इसमें आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। और ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, मतलब विच वन हैव मोर। बस इतना ही लिखना था, पा जाओगे इस पे एक नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चन है, वो पार्ट में डिवाइड कर करके कहा है, 1 नंबर मिल जाएगा सिर्फ यही लिखने पे। जस्टिफाई रीजन पूछेगा तो आप बोल देंगे कि इन KCl सॉल्यूशन देयर आर डिसोसिएशन ऑफ KCl एंड कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 सॉल्यूट पार्टिकल दैट इज K प्लस और Cl माइनस, सो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ KCl सॉल्यूशन इज ग्रेटर। नेक्स्ट, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो पढ़ाया है वही आया है, इसीलिए जब मैं ओपन चैलेंज करके कहता हूं कि पढ़ाया हुआ नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप केमिस्ट्री का अगर हमसे पढ़े हो और केमिस्ट्री का पेपर खोलें और आप कह दें कि हमको नहीं आ रहा हो या हमको पढ़ाया ना गया हो। समझ आया? अभी एक न्यूमेरिकल भी आया है इसमें, अभी जो पढ़ा है हमसे वो तो ठीक है, और भी बाकियों को भी दिखाना है अभी थोड़ा। चलो, एक न्यूमेरिकल पूछा है, A solution containing 15 gram urea per liter of solution in water has the same osmotic pressure isotonic as a solution of glucose in water. Calculate the mass. ऐसा करो, उसको लिखो, इस पर ट्राई मारो, उसको लिखो, लिखो इसको, देखो, हाँ इसे कुछ आएगा। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया, एक सोल्यूशन है जो 15 ग्राम यूरिया रखी है, मतलब 15 ग्राम यूरिया है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसका वॉल्यूम पर लीटर माने कितना दे दिया है, अच्छा मास दे दिया है कि नहीं दे दिया है, और यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, वो क्वेश्चन में दिया ऑलरेडी, और नहीं भी दिया हो तो आपको याद होना चाहिए, ठीक। इन वाटर, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है, हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। आपने ग्लूकोज डाला तो ग्लूकोज कितना डाला है वो नहीं पता है, तो मान लो x डाला, तो तुमने x ग्राम ग्लूकोज डाला, x ग्राम ग्लूकोज डाला, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। इसमें भी उसने कहा है पर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, तो इसका भी वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, और ये भी डाले किसमें हो, पानी में ही। और एक इंफॉर्मेशन इसमें दे दी है कि इन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है। तो अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1 पाई 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। ये बता दिया क्वेश्चन में। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT। तो C क्या होता था, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी। तो आप CRT की जगह आप चाहो क्या लिख सकते हो MRT। हमको बताओ मोलैरिटी क्या होती थी, मोलैरिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर में, यही होता था, मल्टीप्लाई बाई R इंटू, अच्छा R होता था गैस कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर तो उसने जिक्र किया नहीं है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कह रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर तब होगा जब प्रेशर को टेम्परेचर उस समय, क्योंकि उस टेम्परेचर को तो छेड़ा उसने नहीं है, तो वो सेम ही रहेगा। तो अच्छा मोल नहीं पता है, तो मोल को क्या लिख सकते हो, मोल को क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मोलर मास, और मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाई R इंटू T। कोई दिक्कत? यही सेम काम उधर भी कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, मास, इस बीकर का मास कितना दिया है 15 ग्राम, तो ऊपर वाला लिख ही लिए होगे, तो चलो रहने दो। तो इस बीकर का मास कितना दिया है 15 ग्राम, ठीक। इस बीकर का मोलर मास कितना है 60, इंटू इस बीकर का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर,
और इस बीकर का R इंटू टी, यही होगा। सेम काम जरा इधर आओ, वही सेम फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा। इस बीकर का मास ही तो नहीं पता, मास ही तो तुमसे निकलवा रहा है वो, तो x मान लो अपॉन मोलर मास कितना है इसका 180, इसका वॉल्यूम कितना है 1 इंटू R इंटू, और कहा है ना कि दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो दोनों बराबर नहीं होगा तो यहां से इसको मिटा दो और ये दोनों बराबर कर दो। तो 15 इंटू R इंटू टी अपॉन 60 इंटू 1, RT से RT कट गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60, और ये हो गया 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 45 जा 45, इधर करो x इज इक्वल टू, इतना करने तुमको 3 नंबर मिलेगा बोर्ड में। क्या नहीं करवाया है, नहीं बताया फॉर्मूला, बस कहा था फॉर्मूला भेज दिया आएगा। अच्छा अब इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिक हमसे पढ़ा है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक हमसे पढ़ा है और जो मेरी नोट्स रखा है ऑर्गेनिक, तो हम क्वेश्चन बोर्ड दे रहे हैं या हम क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहे हैं, दिख रहा होगा। डिक्टो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिखवाया था कॉपी पे, जहाँ जहाँ स्टार मार्क करवाया है, क्वेश्चन वहीं वहीं से आया है। MCQ का अभी तक जितना मैं पढ़ा के आया हूँ उतना, हालांकि मैं पूरा पढ़ाया था तो पूरा था, बट अभी तक जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया है। पहला क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ फेनॉल टू सैलिसिलिक एसिड कैन बी एकम्प्लिश्ड बाई रेमर्टिमर, कोल्बे, फ्रीडलक्राफ्ट, कपलिंग। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? नोट्स देख के देख लो, मिल जाएगा, पढ़ाया है। दूसरा, what will be formed after oxidation of secondary alcohol with chromic oxide CrO3। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? अल्कोहल का नोट्स जहां लिखवाया है ओपन करना, मिल जाएगा। ऐसे ही लिखवाया है, सेकेंडरी अल्कोहल, एरो पे CrO3, क्रोमिक जोन्स रिएजेंट है ये, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता था? ऑप्शन दिया है, व्हाट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद क्रोमिक ऑक्साइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर। क्या होगा? कीटोन। पढ़ाया है, पलट की कॉपी देख लेना। तीसरा, व्हाट इज द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड, दिख रहा होगा। नेक्स्ट ये 250 नॉमेनक्लेचर की हो ना, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? क्लोरीन से, प्रायोरिटी ज़्यादा है, 1 2 3 4, तो क्या लिख सकते हो? और क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, 4 मेथिल और बेंजीन। दूसरा भी तरीका है लिखने का, एक तरीका और है, सीधे सीधे 1 क्लोरो और बेंजीन पे CH3 क्या होता है, ये भी लिख सकते हो। अब तुम चेक कर लो पेपर में कौन सा दिया है, तो पेपर में तुम्हारा हालांकि तीसरा वाला दिया है, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। तो पढ़ाया है वही आया है, खाली ब्लाइंडली पढ़ते जाओ और नोट्स फॉलो करते जाओ। बाकी इसमें और भी MCQs हैं, तो वो सब अभी पढ़ाएंगे आगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, in which of the following of halogen compound which one undergo SN1 faster। ये आपके यूनिट फर्स्ट के पहले ही हम यही क्लास में करवाए थे। इनमें से SN1 कौन तेज देगा? नहीं करवाया था, यही करवाया था, क्लास में भी करवाया है क्वेश्चन, कौन सा SN1 तेज देगा? SN1 का ऑर्डर क्या होता था? 3 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर यहाँ से Cl हटेगा तो इस कार्बन पर प्लस आएगा, और यहाँ से Cl हटेगा तो इस कार्बन पर प्लस आएगा। ये कै डिग्री कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री। ये कै डिग्री है? तो ये SN1 फास्ट देगा और ये SN1 स्लो देगा। तो अगर ये SN1 स्लो देगा तो ये SN2 फास्ट देगा, और ये SN1 स्लो देगा। देते दोनों हैं, अगर एक फास्ट दे रहा होगा तो दूसरा। समझ आया? ठीक। नेक्स्ट, यहां भी क्वेश्चन करवाया था, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2।
SN2 में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग। पहला आपको दे रहा है 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, नहीं 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, और दूसरा दे रहा है 1 ब्रोमो पेंटेन, और तीसरा दे रहा है 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा। ब्यूटेन का मतलब क्या है? कार्बन, 4 कार्बन, 2 पे ब्रोमो है और 2 पे मेथिल है, मतलब उसी पे ब्रोमो है उसी पर मेथिल है। पेंटेन का मतलब 5, 1 2 3 4 5, 1 पर ब्रोमो है तो ये बैठा दो ब्रोमो, और 2 ब्रोमो में 1 2 3 4 5 2 पर ब्रोमो है, यही है। आपसे पूछा क्या है? SN2 का ऑर्डर क्या चलता है? 1 2 3 ये चलता है। ये क्या डिग्री है? अगर यहाँ से Br हटेगा तो ये क्या डिग्री बनेगा? यहाँ से Br हटेगा तो ये क्या डिग्री बनेगा? 2 डिग्री, और यहाँ से Br हटेगा तो क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा SN। आपसे किस में करवा रहा है वो? इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, मतलब सबसे कम कौन देगा इसमें? सबसे कम पहला देगा, उसके बाद तीसरा देगा, और उसके बाद दूसरा देगा। समझ आया? दूसरा सबसे ज्यादा देगा तो जो सबसे ज्यादा देता है उसी की तरफ मुंह खोल दो। ये ऑर्डर किस में अरेंज हो गया? हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। नहीं कराया है, नहीं पढ़ाया है, कराया है ना, यही कराया था, नोट्स में भी है। बाकी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो ये भी कोऑर्डिनेशन का है, ये करा दिया। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। वोल्फ कृष्णर करवाया है, करवाया, कॉपी पलट के जाके देखना। वोल्फ कृष्णर और कैनिज़ारो, वो जिनका अमलगम के साथ था, अगर याद हो, 2 रिएक्शन साथ साथ करवाए हैं। ठीक है, इटार्ड तो अगले चैप्टर में है, नहीं इटार्ड भी है, इटार्ड भी करवाया था आई थिंक। इटार्ड एल्डिहाइड में है, तब एल्डिहाइड में, इटार्ड एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में, इटार्ड एल्डिहाइड में, ठीक है, अगले चैप्टर में था। बाकी वोल्फ कृष्णर लिखवाया है, अब हेलो एल्केन में लिखवाया है या अल्कोहल में लिखवाया है, किसी एक में लिखवाया है वोल्फ कृष्णर और क्लिमेंशन दोनों साथ लिखवाया था। जिंक अमलगम और एक में हाइड्राजीन यूज किया है, कॉपी पलट के एक बार देख लेना, मिल जाएगा। डिफाइन द फॉलोइंग इनएंशियोमर। इनएंशियोमर नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल, जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते थे? पढ़ाया है। दूसरा रेसमिक मिक्सचर, हाँ, जब SN1 SN2 में याद है ना, एक में इन्वर्जन बनता था और एक में रिटेंशन। जब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनने लगेगा तो उसी के मिक्सचर को क्या बोलते थे? रेसमिक मिक्सचर। अब प्रोसेस का नाम क्या था? रेसिमाइजेशन। हाँ, तो जितना पढ़ाया है, जितना 2-3 चैप्टर पढ़ाया था उससे ही 25 नंबर का है ये। अभी तो आगे बचा है ना, अभी पेपर है ना, अभी जितना पढ़ोगे सब पा जाओगे।